So next chapter is friction. Friction in our daily life, we have lot of application of frictions. Walking, or when we walk on a road, then we need friction. Riding and brakes are applied on the vehicle, then we use the frictions. And various parts of machine works on the friction. तो इस तरह के ये फोर्स है, इसका हमें जरूरत पड़ता है। जरूरत किस लिए पड़ता है? जब हम लिखते हैं, हम वॉक करते हैं तो भी हमें जरूरत फ्रिक्शन का पड़ता है, राइट। और इसकी एब्सेंस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम लिख नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, और मशीनें काम नहीं करेंगी। मशीनों में व्हील्स होते हैं, व्हील्स रोटेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या कारण है फ्रिक्शन का? बोलो बेटा, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? नोट कीजिए इसको, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन का क्या कारण है? तो फ्रिक्शन है क्या? ये जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, राइट, व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस। मैं मान लेता हूं ये मेरे पास कोई सरफेस है, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, over which there is another block, and this block is placed like this way, इस तरह से इसको रखा हुआ है। कारण क्या है फ्रिक्शन का? जब ये सरफेस इस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ये एक सरफेस है, इसको मैं थोड़ा अलग से बना देता हूँ, और ये मान लेते हैं ये दूसरा सरफेस है, राइट। तो जब ये कांटेक्ट में है दोनों, तो ये टच कर रहा है आपस में, तो ये देयर इज अ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस। इसके और इसके बीच में जो क्या है, ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर। अब इसका जितना जितना इसका टोटल एरिया है, उतना टोटल एरिया इसके साथ जो है कांटेक्ट में नहीं है। कुछ इसके पार्ट्स हैं, कुछ जहाँ जो है कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं इसके और इसके मॉलिक्यूल के बीच में, और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है इस तरह से, मैं ये इस तरह का रफ सरफेस है ये, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब ये बॉन्ड्स जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इन बॉन्ड्स का जो स्ट्रेंथ है आपस में, इसको ओवरकम करने के लिए एक बैकवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करती है, राइट। उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ड्यू टू एक्चुअल डिवीजन मॉलिक्यूलर, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, molecular attraction between two surfaces, between two surfaces। अब इस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, दैट ठीक है, दैट उसके बैकवर्ड साइड एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अब ये जब हम अप्लाई फोर्स करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स और होंगे, उन सबको वाइब्रेशन मिलेगा। वाइब्रेशन से देयर इज अ जनरेशन ऑफ हीट इन द बॉडी, और बहुत सारा एनर्जी का अमाउंट इस हीट में डिसिपेट हो जाता है। क्या होता है? ये मॉलिक्यूल जो आपस में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसके कारण फ्रिक्शन होता है, और जब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं, जब आप इस बॉडी को इसके ऊपर स्लाइड करोगे या मूव करोगे, इनके बीच की मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। इसको ओवरकम करने के लिए जो अप्लाइड फोर्स लगाओगे, तो जब ओवरकम होगी, तो ये बॉन्ड्स इनके बीच में ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो है नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, और ये वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन सब वाइब्रेट करेंगे, तो हीट जनरेट होगा। क्या होगा? हीट। आपका जो एनर्जी का बहुत सारा कुछ पार्ट है, वो हीट में वेस्ट हो जाता है ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। इसके यूज भी हैं। यूज क्या है इसके? इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज हैं। मशीनें जो है बिना फ्रिक्शन के काम नहीं कर सकती, और अभी मैंने बताया हम लिख नहीं सकते, हम चल नहीं सकते अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो इसकी यूज भी है और इसकी बुराई भी है, इविल भी है। इविल क्या है इसकी? बहुत सारा एनर्जी जो है पार्ट इसमें जो है कंज्यूम हो जाता है, और यूजेस जो है, तो लेट अस स्टार्ट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए
is a force between two contact surfaces when one surface slides or tend to slide on another surface. नोट करो इसको. फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज ए फोर्स. फ्रिक्शन इज अ फोर्स between two surfaces when one surface slides over another surface. When one surface slides over another surface. जब एक surface दूसरे surface पे slide करता है या tend to slide करता है, that is known as frictional force. इसके कुछ basic law है जिनके ऊपर जिन पे base जो है हम friction का concept discuss करते हैं. The force first twice. The force of friction exists tangentially between the two surfaces. बोला the force of friction exists tangentially between two surfaces. कैसे? ये मेरे पास कोई टेबल है, इसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका मास अगर m है तो इसका जो है मैं इस तरह से लिखूंगा, तो इसका वेट जो है डाउनवर्ड w is equal to mg. वेट डाउनवर्ड w is equal to mg. और इसके अपोजिट मिलता है मुझे नॉर्मल रिएक्शन r. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर जो फोर्स होती है, ऐसे भी नहीं लगेगी इस सरफेस पे, ऐसे भी नहीं लगेगी. नॉर्मल रिएक्शन जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट. और जब मैं इसको अप्लाइड फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ये अप्लाइड फोर्स, लेट अस सपोज दैट अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, तो इन दोनों सरफेसेस के जो टेंजेंशियली बैकवर्ड जो कांटेक्ट में जो फोर्स लगेगी, that force is known as by small m frictional force. Frictional force. इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, राइट. तो फर्स्ट लॉ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सिस्ट टेंजेंशियली बिटवीन टू सरफेसेस. एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, टेंजेंशियली बैकवर्ड डायरेक्शन में. अप्लाइड का डायरेक्शन ये है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो है बैकवर्ड है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सिस्ट टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस. और हम इसमें ये भी ऐड कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जो है ऑलवेज अपोजिट टू द फ्रिक्शन. ये भी नोट कर लो इसको, जो है फ्रिक्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. सेकंड लॉ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ टू बॉडीज. तो ये सरफेस फिनोमेना है. कांटेक्ट, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होती है तभी फ्रिक्शन होता है. बिना कांटेक्ट के उसका साइज कितना भी हो, अब इसका साइज इसको जितना बड़ा हो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ जो पार्ट इसका इस बॉडी का इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में है. अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और स्मूथ है तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा, राइट. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ टू बॉडीज. नंबर थर्ड पॉइंट पे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू सरफेसेस, राइट. नेचर का मतलब ये रफ है, अगर रफ है ये सरफेस ये है और ऊपर वाला ये रफ है, राइट. तो रफ है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे. तो इसको ओवरकम करने के लिए जब आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट. तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी ज्यादा है, राइट. रफ है, नेचर पे डिपेंड करता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है. ज्यादा रफ सरफेस होंगे तो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी दोनों सरफेसेस के बीच में. उसके बाद है द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो लेट अस सपोज दैट ये सिस्टम है मेरे पास, ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है. इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट क्या होता है? मास. इसके मास, अगर इसका मास m है, इसके मास को मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ब्लॉक यहाँ पे अंडर द एक्शन ऑफ कितनी फोर्सेस हैं? 4 फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, 4 है, राइट. तो 4 फोर्सेस कौन सी है? नंबर 1 इट्स वेट. नंबर 1 हियर ब्लॉक is under forces, or force number 1 W is equal to mg. W is equal to mg. Weight
weight of body. Number 2, or weight of body downward. Number 2, normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन, ये लगा नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा ही नॉर्मल रिएक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे नहीं लगेगा नॉर्मल रिएक्शन कभी भी, ऐसे नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। नंबर थर्ड फोर्स F, applied force, applied force। और fourth is frictional force, frictional force। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ये एग्जिस्ट कर रही है टेंजेंशियली अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, इससे अपोजिट जो है ये। तो फोर्थ लॉ मैं बता रहा था आपको, फोर्थ लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज, इट इज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखो कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, राइट, तो अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा इनके कांटेक्ट सरफेस पे, दैट इज वेट, तो उसका वेट ज्यादा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। वेट नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन पे, राइट। और अप्लाइड फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेट पे। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन फोर्स पे। दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू this, right? I can say that this friction force is proportional to normal reaction. Friction force is directly proportional to normal reaction. So F, आप proportionality sign हटाओ तो it is equal to constant आएगा mu and normal reaction is R. So mu को बोलेंगे coefficient of limiting friction, limiting फ्रिक्शन। इसका वैल्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, दोनों सरफेस का नेचर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ टू मटेरियल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, म्यू को आप डिफाइन कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आर, यूनिटलेस, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, ना तो इसके यूनिट है ना तो इसके डायमेंशन है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट वेरीज मटेरियल टू मटेरियल। तो मेरे पास जो है इंपॉर्टेंट लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब इन लॉज का यूज करके हमारे पास यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, हमें आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड इसके पैरेलल ही एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, राइट। सो चलिए मान लेते हैं ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ड्रॉ कीजिए साथ में डायग्राम। और ये ब्लॉक है, कोई ब्लॉक, कोई मास, इसके ऊपर हमने प्लेस कर रखा है ये, और अगर इसका m इसका मास है तो इसके ऊपर जो वेट इसका वेट है w इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड एंड r इज नॉर्मल
रिएक्शन और ये कॉन्टैक्ट के बीच में जो फोर्स है पीछे की साइड, टेंजेंशियल फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज either applied force, applied force, applied force। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे बोलते हैं? ये एक वेक्टर मेरे पास ये ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन, इसके पैरेलल मैंने ये, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये रिएक्शन। एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बना ये बना ये एफ और आर, इनका रिजल्टेंट ये, दिस इज ओ, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं। इसका रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट of normal reaction and frictional force, ये रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। इसके बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन and frictional force, right, and normal reaction, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला मैंने? इन दोनों फोर्सेस का बीच का जो रिजल्टेंट है और ये नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो इस ट्रायंगल से मैं tan थीटा निकाल लेता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बना है? ये कितना बना? परपेंडिकुलर इसका ये है F, राइट, और बेस जो है इसका, बेस ये बन गया R, F अपॉन R, ठीक है। और F और अपॉन R किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। तो थीटा मेरे पास कितना आ गया यहाँ से? टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू, टेंजेंट इनवर्स, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, राइट। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन ना होके ये मैंने क्या मान लिया? एक सरफेस मान लिया और इनक्लाइंड प्लेन, राइट। इनक्लाइंड कितना है? प्लेन से अल्फा एंगल की तरफ से ऊपर है। अब इसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास m है। अब जब ये ब्लॉक डाउन था, यहाँ पे डाउन था ये, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन था ऐसे, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था, वेट इसका डाउनवर्ड था, W इज इक्वल टू mg, और ये था इसका नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इंक्लाइंड किया, ऊपर खींचो इसको थोड़ा सा, यहाँ से ऊपर को खींचा आपने, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे पहुंच गए, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ऐसे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके नॉर्मल रिएक्शन बना, ये नॉर्मल रिएक्शन ये इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन, वेट जो है, वेट हमेशा जो है अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, तो वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये
वेट इज डाउनवर्ड, वेट बनाम इसके दिस इज इक्वल टू एम जी, वर्टिकली। अगर ये एंगल थीटा अल्फा है तो ये एंगल भी तभी डेवलप होगा जब मैंने इसको उठाया, तो ये एंगल भी अल्फा बना, ये एंगल भी अल्फा बना। अब मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूं, यहाँ पे ये कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूं, एम जी का कंपोनेंट आएगा एम जी कोसाइन अल्फा, एम जी कोसाइन अल्फा, राइट। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आता है, आपको सिखाया पहले कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये आया एम जी साइन, एम जी साइन। तो ये इतने फोर्सेस के अंदर है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन जब इसको इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड इसका वेट, राइट, वेट के दो कंपोनेंट है, कौन सा एम जी कॉस अल्फा और दूसरा कौन सा है एम जी साइन अल्फा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू दिस दिस एम जी कॉस अल्फा, ये बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है। और ये अगर ये डाउनवर्ड फोर्स है इधर एम जी साइन अल्फा, ये बैलेंस करेगी इस साइड का फोर्स, इस साइड का फोर्स, और जो है वेट के ये दो कंपोनेंट है। तो मैं जो है इस डायग्राम से जो है हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम डायग्राम मेरे पास आ गया R इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, R इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। और ये बॉडी अगर स्लाइडिंग डाउन चल रही है, इधर अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इधर, इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। डिवाइड कर लेते हैं, F डिवाइड बाई R इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाई एम जी कोसाइन अल्फा, एम जी से एम जी कट हो गया, साइन बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा, और एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास आया था टेन इनवर्स म्यू, और एंगल ऑफ रिपोज मेरे पास आया टेन इनवर्स म्यू। You can say that angle of friction is equal to angle of repose. Angle of friction is equal to angle of repose. Okay, that's all about angle of friction and repose. Bye bye.